नमस्कार विद्यार्थियों। हमने औद्योगिक नीति का टॉपिक चालू किया था और उसका पार्ट 2 आज हम ले रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको औद्योगिक नीति क्या है और उसकी विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की थी। हमने जो नवीन औद्योगिक नीति प्रारंभ की थी उसके बारे में मैंने आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था कि 1991 यानी 1991 की जो नीति थी, औद्योगिक नीति, वो कुछ विशिष्ट विशेषता लिए हुए थी और उसका सबसे बड़ा कारण था उसी वर्ष में भारत के द्वारा उदारीकरण अथवा नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। जैसा कि मैंने नवीन आर्थिक नीति के संदर्भ में आपको बताया था, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हालत में थी और ऐसी स्थिति में मजबूरन हमें जो है गेट की सदस्यता अथवा विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को स्वीकार करना पड़ा था। उस समय हमारी मजबूरी थी, अब आवश्यकता बन गई और इसीलिए हमने नवीन आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए। आर्थिक सुधारों के नाम से जिसे जाना जाता है वो परिवर्तन किए गए और उसी से प्रेरित होकर औद्योगिक नीति, जो कि आर्थिक नीति का एक हिस्सा है, वो बनाई गई। तो जब से देश आज़ाद हुआ, समय समय पर भारत सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए नीति बनाई गई है, लेकिन ये नीति कुछ विशिष्ट विशेषता लिए हुए थी, यानी ये नीति उदारवाद से प्रेरित थी और इसका मूल लक्ष्य ये था कि किसी न किसी रूप में विदेशी निवेश को और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विदेशी निवेश बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च तकनीक का लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारत की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सदुपयोग हो, निर्यातों में वृद्धि हो और विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं उनमें वृद्धि हो। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1991, यानी जो नवीन आर्थिक नीति 1991 की बनी, उसकी कुछ विशेषताएं क्या रही है। सबसे पहली जो विशेषता थी वो रिजर्वेशन और पब्लिक सेक्टर के संदर्भ में थी। देखिए, लगातार ये देखा गया है कि इससे पूर्व की अगर स्थिति को देखें तो अधिकांश उद्योग भारत सरकार के अधीन रहे, लेकिन 1991 की जो औद्योगिक नीति घोषित की गई उसमें ये माना गया कि और जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी जो उद्योग है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, यानी जो कार्य निष्पादन क्षमता है, वो कंपेरेटिवली जो है श्रेष्ठ नहीं है निजी क्षेत्र की तुलना में। इसलिए इनकी भूमिका को कम किया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए केवल 91 में 1991 में 8 उद्योग रखे गए जो कि पूर्णतः सरकार के क्षेत्र के लिए थे या सरकार के लिए आरक्षित थे। 8 उद्योग रखे गए। धीरे धीरे उद्योगों को कम किया गया और केवल सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करते हुए निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया। नंबर 2 था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। देखिए, भारत सरकार का ये लक्ष्य था कि किसी न किसी रूप में जो भी बैरिकेड्स हैं, अवरोध हैं विदेशी निवेश के संदर्भ में या नए उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में, वो है उसका लाइसेंसिंग प्रक्रिया। उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। भारत सरकार ने विदेशी विनियोगों को बढ़ावा देने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया और केवल जो है उद्योगों की जो संख्या घटाकर 18 कर दी गई, यानी केवल 18 उद्योग ऐसे रखे गए जिन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य था और वो उद्योग फार्मास्यूटिकल से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, ऑटोमेटिक एनर्जी से संबंधित थे, एचआरडीएस जो या पर्यावरण से संबंधित ऐसे उद्योग थे जो कि देश के लिए या देश के नागरिकों के लिए घातक हो सकते हैं या देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकते हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रखा गया। बाकी सभी के लिए जो है उन्हें लाइसेंस से मुक्ति दे दी गई। तीसरा जो रखा गया वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था 1991 में ही भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार लागू किए गए और ऐसी स्थिति में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना भारत सरकार का लक्ष्य था और इसलिए विदेशी निवेश यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो है बढ़ावा देने के लिए, उन्हें विदेशी पूंजी के लिए आमंत्रित करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है दोनों को ही बढ़ावा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर के निवेश कर सके। उसके बाद अब फॉरेन टेक्नोलॉजी के बारे में, विदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भी जो है इस नीति में ये विशेषता रखी गई कि तकनीक किसी न किसी प्रकार से भारत में आए और अपना निवेश करे, यानी फॉरेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंपनियां
जो कि टेक्नोलॉजी का आयात करना चाहती है, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता भारत सरकार के द्वारा दी गई कि वे बिना किसी अनुमति के विदेशी कंपनियों को भारत में बुला सकती है अथवा उनकी टेक्नोलॉजी को आयात कर सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भारत के औद्योगिक विकास में किया जा सके। अगला था पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, जो थी विदेशी निवेश के संदर्भ में जो सरकारी क्षेत्र हैं उनके लिए कोई अलग से नीति बनाई गई, और वो नीति इस प्रकार से था कि पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट था वो हायर जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत रखा, हाईटेक इंडस्ट्री जो है उसमें रखा गया, बाकी में धीरे धीरे इसको कम कर दिया गया। दूसरा जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक यूनिट, मैंने आपको बताया था सरकारी क्षेत्र की जो या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे उनके परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही, लगातार उनके उद्योग घाटे में चल रहे थे, इसलिए उन्हें बीमार इकाइयों की श्रेणी में रखा गया और बीमार उद्योगों की रिकंस्ट्रक्शन के लिए यानी पुनर्निर्माण के लिए जो है एक आयोग का भी गठन किया गया, ताकि जो है वो आयोग आगे बढ़ करके इन बीमार इकाइयों का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण जो है वो कर सके। तीसरा जो इसमें कदम उठाया गया सार्वजनिक क्षेत्र में वो था डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट जिसको आप विनिवेश कहते हैं, विनिवेश का तात्पर्य यह है कि सरकार के क्षेत्र के कुछ हिस्सेदारी अंशों की जो हिस्सेदारी है वो निजी क्षेत्र को बेच देना। सरकार ने महसूस किया कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा और हम इसका जो है घाटा उठा नहीं पाएंगे, हम इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को लगातार बियर नहीं कर पा रहे हैं, ये उद्योग अपनी उत्पादकता पूरी नहीं दे पा रहे हैं, लगातार घाटे में चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनको जो सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम इतना वहन नहीं कर पाएंगे लागत, तो सरकार ने कहा कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच देते हैं, और वही सरकार ने किया। इसके लिए विनिवेश आयोग का गठन जो है वो किया गया। और उसके बाद में रिफॉर्म इन परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के रिफॉर्म के लिए उनकी निष्पादकता को बढ़ाने के लिए भी सरकार के द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए। उसके बाद अगला जो विशेषता इस औद्योगिक नीति की थी वो थी MRTP एक्ट जो बनाया गया था, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो ऐसा एक्ट बनाया गया जो कि एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए था, और इसलिए MRTP एक्ट में ये प्रावधान था कि कोई भी उद्योग अगर स्थापित करेगा तो उसकी अनुमति लेनी अनिवार्य होगी MRTP एक्ट के अंतर्गत। लेकिन धीरे धीरे इस एक्ट को ही समाप्त कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो उद्योग की स्थापना की जा सके। उसके बाद है लेबर रिलेशन। देखिए जो श्रम संबंध है उससे प्रेरित नीति थी, इसमें श्रमिकों को बढ़ावा दिया गया, श्रमिकों की कार्यशैली को बढ़ावा दिया गया, और ये माना गया उत्पादन में श्रमिकों की बड़ी भूमिका होती है, तभी वो औद्योगिक क्षेत्र विकास कर सकता है। श्रम संबंधों को सुधारने के लिए इस औद्योगिक नीति में बहुत सारे लेबर वेलफेयर स्कीम की घोषणा की गई जो है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है उन्हें लाभ सामाजिक सुरक्षा के द्वारा दिया जा सके। अगला जो था आठवीं जो विशेषता रही वो था स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। देखिए विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में भी आपको ये कहा था, अब तक जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनाई गई देश के आज़ाद होने के बाद में, अब जितनी नीतियां बनाई गई वो सभी में स्मॉल स्केल जो सेक्टर था उसके लिए कभी भी सेपरेट इंडस्ट्री पॉलिसी डेवलप नहीं की गई। 1991 में सरकार ने महसूस किया कि अगर इसके लिए अलग से नीति नहीं बनाई गई तो ये उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए जाने वाली जो प्रतियोगिता है उसको नहीं जो है कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे इनका जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत जो सरकार के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार से इनकी निवेश सीमा को बढ़ाया गया और इनके लिए कुछ उद्योगों को भी आरक्षित किया गया। उसके बाद में था कि जो है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए सरकार के सामने चुनौती थी, इसके लिए अलग से नीति बनाई गई। तो ये कुछ विशिष्ट विशेषताएं जो है 1991 की औद्योगिक नीति में रही, लेकिन उसके बाद सरकार ने बार बार इसमें सुधार किए, रिफॉर्म किए, लगातार इसमें परिवर्तन किए, और वो परिवर्तन जो है विदेशी निवेश को ध्यान में रखते हुए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए, नवीन आर्थिक नीति या उदारवाद की नीति को ध्यान में रखते हुए आमूलचूल परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहला था कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था
जिसको बिल्कुल लिबरलाइज कर दिया गया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 18 उद्योग रखे गए थे जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। सरकार ने इसमें आवश्यक कदम उठाते हुए 18 उद्योग की सीमा को बढ़ाकर केवल 5 उद्योग कर दिए। यानी सरकार ने धीरे धीरे उन उद्योगों को हटा दिया गया और ये कह दिया गया आपको इन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार से किसी भी प्रकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 उद्योग ऐसे रखे गए जो कि इस प्रकार से आवश्यक थे कि भाई उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नंबर 2 था फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में को बढ़ाया गया, यानी विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई थी। जैसे सूचना प्रसारण जो उद्योग हैं, रेडियो टेलीकास्ट या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसमें 20% की अनुमति दी गई विदेशी निवेश की। उसी प्रकार सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट का अगर कोई है तो उसमें 49% की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई थी। 26% की जो अनुमति है वो इंश्योरेंस सेक्टर यानी बीमा क्षेत्र वगैरह में दी गई थी, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आए और हमारी कंपनियों के साथ जो है कंपटीशन करें। निवेश बढ़ेगा तो कंपटीशन होगा और वो भी अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सके। उसके बाद में रिजर्वेशन के बारे में बात आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्वेशन के लिए उद्योग जो थे सरकार ने अपने अधीन रखे गए थे, उनको धीरे धीरे घटाकर मात्र 3 उद्योग कर दिए गए। 3 उद्योगों में रेलवे था, ऑटोमिक एनर्जी था, और ऑटोमिक एनर्जी के अंतर्गत जो डिसाइड की हुई शेड्यूल है जिसके अंतर्गत ऐसे खनिज आते हैं जो कि बहुत ही प्रीशियस है या जो हैजार्डियस है, उनको केवल रखा गया। यानी अब केवल और केवल 3 उद्योग ऐसे हैं जो कि सरकारी क्षेत्र के अधीन रखे गए। उसके बाद में रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लघु कुटीर उद्योगों के सुधार हेतु आबिद हुसैन कमेटी का गठन किया गया था और आबिद हुसैन कमेटी ने ये कहा कि जो आरक्षण नीति है उसको कम किया जाना चाहिए, यानी जो लघु कुटीर उद्योगों के लिए जो आरक्षित उद्योग रखे गए हैं उसे कम किया जाए ताकि वे भी प्रतियोगिता करके अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सके। और उसी की रिकमेंडेशन को ध्यान रखते भारत सरकार के द्वारा 836 उद्योग जो कि पूर्ण रूप से लघु कुटीर उद्योग के लिए आरक्षित थे उसे घटा करके 797 यानी 797 कर दिया गया। इस प्रकार से समय समय पर औद्योगिक नीति 1991 में जो थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए। अगर इसको निष्कर्ष के रूप में देखें तो हम ये कहेंगे 1991 की जो औद्योगिक नीति थी वह लाल फीताशाही को कम करने, समाप्त करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से प्रेरित मानी गई। धन्यवाद।